हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में 34 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, सो आपको पूरा क्लास करना है। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec.com पर कर सकते हैं। और जो भी हमने प्रीवियस क्लास आपको दिए हैं उन सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। तो ये देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना है पाइथन भाषा का विकास किस वर्ष हुआ था। पाइथन भाषा का विकास कब हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए जवाब करिएगा। यहाँ पर आज हमने 34 प्रश्नों को शामिल किया है और आप सभी को प्रयास करना है कि 34 में 34 का आपका स्कोर रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपका जवाब होगा डी। 1989 में 1989 में पाइथन भाषा का विकास हुआ, पाइथन भाषा को डेवलप किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल का जवाब करेंगे कि जब किसी फंक्शन को किसी क्लास के अंदर परिभाषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जब किसी फंक्शन को किसी क्लास के अंदर परिभाषित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए। मॉड्यूल कहते हैं, क्लास कहते हैं, अनोदर फंक्शन कहते हैं, मेथड कहते हैं। तो इसमें कौन सा सही जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आप सभी को बता दें, ट्रिपल सी अगस्त एग्जाम बैच हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर कल यानी 8 जून को लॉन्च होगा। तो जिनका भी एग्जाम अगस्त में होने वाला है, आप सभी इस बैच में अपना एडमिशन ले सकते हैं। पैड बैच होगा और इसका फीस क्या रहेगा, ठीक है, और इस बैच में क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, कल इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। जिन बच्चों ने अभी तक ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी सर्च करेंगे और वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। सही जवाब यहाँ पर होगा डी, ऑप्शन मेथड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में बताएंगे डिबगिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। डिबगिंग का इस्तेमाल किसके लिए होता है। फाइंड एरर फ्रॉम द प्रोग्राम, फाइंड द फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोग्राम, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है आपसे, डिबगिंग का उपयोग किसके लिए होता है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा फाइंड एरर फ्रॉम द प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो बताइए। क्रोमियम, सिलिकॉन, प्लेटिनम या गोल्ड। कंप्यूटर के जो आईसी चिप होते हैं, ठीक है, आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इनके उत्पादन हेतु किसकी आवश्यकता होती है। या कई बार ऐसे पूछते हैं कि कंप्यूटर में लगी आईसी चिप को किसके द्वारा बनाया जाता है, तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, सिलिकॉन की बनी होती हैं। जो आईसीज होती हैं वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। कौन सी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो इसमें जवाब होगा एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी आपका सही आंसर है। निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ यानी एजेंट की तरह काम करता है। तो उपभोक्ता और हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थ की तरह कौन काम करता है। कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा 16 यानी 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर आपको बताना है। जिन बच्चों ने पैड क्लास किए हैं तो आपको पता होगा, हमने वहाँ पर आपके सभी प्रोसेसर के बारे में बात की थी, यानी 4 बिट प्रोसेसर से लेकर और 64 बिट प्रोसेसर तक हमने सभी के बारे में बात की थी। सभी के बारे में आपको बताया था कि कौन कौन से 4 बिट प्रोसेसर थे, कौन से आपके 8 बिट हैं, कौन से आपके 16 बिट हैं, कौन से 32 बिट हैं और कौन से 64 बिट प्रोसेसर हैं। तो आपको पता होगा अगर आपने वो सारे क्लास पढ़े हैं और देखे हैं कि यहाँ पर 16 बिट की बात की गई है। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, जो आपका 8086 प्रोसेसर था। ये इंटेल के प्रोसेसर हैं,
तो जो आपका 8086 प्रोसेसर था ये आपका 16 बिट प्रोसेसर है, 16 बिट प्रोसेसर है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी करेक्ट। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क डैश के द्वारा होता है। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? इनपुट एंड आउटपुट के द्वारा, केवल इनपुट के द्वारा, केवल आउटपुट के द्वारा, सीपीयू के द्वारा। तो कंप्यूटर और मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? इनपुट एंड आउटपुट के द्वारा होता है। ऑप्शन पहला हो जाएगा इनपुट एंड आउटपुट। करेक्ट जवाब है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग बताएंगे, यहाँ पे पूछा गया है ईसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ईसीएस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, तो इसको भी आपको स्किप नहीं करना है। वो सारे सवाल, वो सारे प्रश्न हमें पढ़ना पड़ेगा जो अक्सर हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ ईसीएस का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन पहला होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होता है ईसीएस का फुल फॉर्म। ठीक है, और ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल का जवाब आप करेंगे, यहाँ पे दिया गया है इक्वल 846, ठीक है, डिवाइड बाई मिन ब्रैकेट में 4,0,8। तो इसको आपको सरल करना है, इसकी वैल्यू आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें मिनिमम वैल्यू निकाल लेनी है, वो आएगी 0। और आप देखो यहाँ पे लिखा है 846 डिवाइड बाई 0, तो 0 से भाग करना पड़ेगा 846 को। और आपको पता है अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में 0 से जब भाग करते हैं किसी भी नंबर को तो उसका जवाब हमें हैश डिव मिलता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक एरर यहाँ पे मिलता है हैश डिव नाम से। तो याद रखना है जब भी आप किसी संख्या में 0 से डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो आंसर हमारा यही आने वाला है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, IPv6 कितने बाइट का होता है? आज जो IP एड्रेस होता है ये आपको पता है 2 प्रकार का होता है, एक IPv4 होता है, ठीक है, और एक IPv6 होता है। ये वर्जन है IPv4 और IPv6। IPv4 आपका 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है, और अगर वाइट में देखेंगे तो ये 4 बाइट का होता है। यहाँ पूछा है 6 के बारे में कितने बाइट का होता है, तो ये 16 बाइट का होता है, यानी ये 16 बाइट का होता है। और बिट में पूछेंगे तो 128 हो जाएगा, 128 बिट या 16 बाइट आप बोल सकते हैं। MMID में कितने डिजिट होते हैं? MMID, ठीक है, तो MMID का मतलब क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। जो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है ये कितने डिजिट का कोड होता है? तो ये 7 डिजिट का होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 डिजिट का होता है। कंप्यूटर के किसी विंडो से बाहर आने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? आपने कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रखा है, आप उससे बाहर आना चाह रहे हैं यानी उसको क्लोज करना चाह रहे हैं, तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें से? अल्टर F5, अल्टर F4, कंट्रोल F5 या इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता है हम अगर किसी भी एप्लीकेशन को बंद करना चाहें तो अल्टर F4 भी प्रेस कर सकते हैं, है ना। तो अल्टर F4 हो जाएगा, और अल्टर F4 से हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या है? अल्टर F4 से हम क्लोज कर सकते हैं। अगला सवाल है V2C का फुल फॉर्म क्या होता है? V2C का फुल फॉर्म क्या होता है? ये सब आपको पता होना चाहिए, हालांकि ये सब आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, आपको पता होगा। V2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। तो बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, बिजनेस टू कस्टमर। अगर आपसे पूछे V2B का मतलब क्या होता है, तो बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। C2B का मतलब क्या होता है? कस्टमर टू बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है, इम्प्रेस में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप सेव एज करना चाह रहे हैं, सेव एज करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, और अगर हम सेव एज करना चाह रहे हैं, चाहे वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो, चाहे आपका राइटर हो, चाहे आपका कैल्क हो, Ctrl+Shift+S सभी में शॉर्टकट की होती है। तो Ctrl+Shift+S से हम क्या कर सकते हैं? सेव एज कर सकते हैं। किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब आपको करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं, तो आंसर हमारा प्रीमियम होगा। कंप्यूटर के गैर भौतिक घटकों को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। कंप्यूटर के गैर भौतिक घटकों को
यानी नॉन फिजिकल कंपोनेंट को हम किस रूप में जानते हैं? सीपीयू, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या पेरिफेरल डिवाइसेस? तो जो गैर भौतिक घटक होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो फिजिकल कंपोनेंट यानी भौतिक घटक होते हैं वो आपके हार्डवेयर होते हैं, जो नॉन फिजिकल होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। एंटीवायरस का एक अन्य नाम क्या है? एंटीवायरस को और किस नाम से जानते हैं? और ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया सवाल है, यानी जो अभी आपका मई में एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम में सवाल पूछा गया था, एंटीवायरस को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जो एंटीवायरस होता है ये हमारे कंप्यूटर में क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है हमें वायरस से, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसको हम वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं, या इसे वैक्सीन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये वैक्सीन होता है। जब कोई ईमेल गलती से डिलीट हो जाता है तो इसे प्राप्त किया जा सकता है। मान लिया आपसे कोई मेल धोखे से डिलीट हो गया है, तो आप इसे वापस से कहाँ से ला सकते हैं, कहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें ट्रैश फोल्डर में जाना पड़ेगा, और ट्रैश फोल्डर में हम ईमेल को रीस्टोर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं जो भी मेल हम डिलीट करेंगे वो ट्रैश फोल्डर में जाएंगे, और अगर हम ट्रैश फोल्डर से भी डिलीट कर देते हैं तब वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी। जैसे अगर कोई फाइल या फोल्डर अपने आप कंप्यूटर में डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ जाता है? रिसाइकल बिन में जाता है, ठीक है, रिसाइकल बिन में जाता है। और वैसे ही यहाँ पर ट्रैश फोल्डर होता है जब कोई मेल आप डिलीट करते हैं तो। और ट्रैश फोल्डर के अंदर मेल कितने दिनों तक रहता है? तो 30 डेज तक रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है? कौन सा एक प्रकार क्लाउड कंप्यूटिंग का नहीं है, ऐसा पूछा है आपसे। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग का कौन सा एक प्रकार नहीं है, कौन सा एक टाइप नहीं है? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, ऐप क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड? कौन सा यहाँ पे जवाब है आपका, बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऐप क्लाउड, ये कोई क्लाउड का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन सी है। अगला सवाल देखो, ईमेल प्रणाली के जनक कौन है, यानी फाउंडर कौन है? ईमेल के फाउंडर आपको बताने हैं कौन है। ईमेल के फाउंडर की बात करें तो हो जाएगा रे टॉमलिंसन, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, रे टॉमलिंसन। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए प्रयोग की जाती है? यानी अगर हमें एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा, RMDIR कमांड का इस्तेमाल करते हैं। किस प्रकार का कंप्यूटर उपकरण आपको डेटा, सूचना और प्रोग्राम सेव करने की अनुमति देता है? किस प्रकार का कंप्यूटर उपकरण यानी डिवाइस, तो किस प्रकार का कंप्यूटर डिवाइस आपको डेटा, सूचना या प्रोग्राम को सेव करने का, स्टोर करने की परमिशन देता है? आउटपुट डिवाइस होगा, स्टोरेज होगा, इनपुट होगा, टेलीकम्युनिकेशन होगा। सिंपल सी बात है, आप लोग अगर कोई डेटा सेव करना चाहें तो उसे हम किस में कर सकते हैं? स्टोरेज डिवाइस में कर सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस में डेटा को सेव कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है, अवांछित मेल को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऐसा कुछ सवाल है। हाँ जी, अवांछित मेल, सॉरी, अवांछित यानी अवांछित वाणिज्यिक ईमेल के रूप में जाना जाता है। बताओ, अवांछित वाणिज्यिक ईमेल, ठीक है, डैश के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे डैश होना चाहिए। अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल को आप किस नाम से जानते हैं? मालवेयर होता है, स्पैम होता है, वायरस होता है, या सभी? देखिए, ऐसे बहुत सारे मेल आपके पास आते हैं जो कि कैसे होते हैं? अनसोलिसिटेड होते हैं, तो वो आपके स्पैम मेल होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, उन्हें हम स्पैम मेल के नाम से जानते हैं। बहुत सारी कंपनियों के द्वारा आपको मेल भेजे जाते हैं, वो स्पैम होते हैं। कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की कीज होती हैं? कंट्रोल की और शिफ्ट की किस प्रकार की होती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। कंट्रोल और शिफ्ट की आपकी मॉडिफायर की होती हैं, मॉडिफायर की होती हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपकी मॉडिफायर की होती हैं। एक्सेल में जब नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। जब आप एक्सेल में नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर कौन सा डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है? मतलब जब आपने एक्सेल में कोई नंबर टाइप किया जो आपकी सेल होती है और आपने पता लगा 2 लिखा है, तो 2 आपका यहाँ राइट साइड में लिखेगा, लेफ्ट में लिखेगा, या सेंटर में लिखेगा, ये आपसे पूछा है। तो अगर कोई नंबर आप टाइप करोगे सेल में तो हमेशा वो राइट अलाइन होता है, यानी अगर आप लिखोगे तो राइट साइड में लिखेगा। ABCD कुछ लिखोगे, आप कोई अल्फ़ाबेट लिखोगे तो हमेशा वो लेफ्ट में रहता है। तो नंबर हमेशा राइट में और लेटर हमेशा लेफ्ट में। किसी निश्चित समय के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा द्वारा
किसी निश्चित समय के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा द्वारा नगद राशि नहीं निकाल सकते हैं। एक तय राशि खाते से निकाल सकते हैं जबकि खाते में पैसे ना हो। बिना ब्याज के नगद निकाल सकते हैं पार्टनर पाथ से। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, करेक्ट आंसर आपको ये बताना है। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन बी है, एक तय राशि खाते से आप निकाल सकते हैं जबकि खाते में पैसे नहीं है। अगर आपके खाते में पैसे नहीं भी हैं और आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट है तो ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, आप पैसे निकाल सकते हैं, एक तय राशि निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी की स्पेलिंग चेक के लिए प्रयोग होती है? कौन सी की स्पेलिंग चेक के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका जवाब बताओ। तो इस स्पेलिंग चेक करने के लिए की कौन सी होती है? F7 हो जाएगा, ऑप्शन सी है। F7 ये स्पेल चेक करने की कमांड है या फिर शॉर्टकट की है। कौन सा नेटवर्क माध्यम आउटडोर नेटवर्किंग के लिए ज्यादा लोकप्रिय है? कौन सा नेटवर्क माध्यम आउटडोर नेटवर्किंग के लिए ज्यादा लोकप्रिय है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आउटडोर नेटवर्किंग के लिए कौन सा ज्यादा लोकप्रिय है, इसका जवाब होगा वायरलेस, ऑप्शन डी वायरलेस आपका राइट आंसर है। टीसीपी आईपी का पूरा नाम क्या होता है, ये आपको बताना है। टीसीपी आईपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। डैश के प्रयोग द्वारा एक ही सेल में एक से अधिक लाइन प्रविष्ट यानी एंटर कर सकते हैं। तो किसके प्रयोग द्वारा आप एक सेल के अंदर एक से अधिक लाइन बना सकते हैं? जैसे एक सेल आपका यहाँ पे है, आपने इस लाइन में कुछ लिखा, इसी सेल के अंदर नई लाइन में लिख सकते हैं, ऐसे करके आप न्यू लाइन में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें ब्रेप टेक्स्ट करना पड़ता है। ब्रेप टेक्स्ट का इस्तेमाल करके हम एक ही सेल में न्यू लाइन में लिख सकते हैं। स्टार्ट मेनू को खोलने का शॉर्टकट की आपको बताना है। स्टार्ट मेनू अगर हमें ओपन करना है तो क्या शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं? आंसर हो जाएगा विंडो लोगो की हम प्रेस कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, इंटरनेट को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? इंटरनेट को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के द्वारा कंट्रोल होता है। अगला सवाल है, डबल अंडरलाइन के लिए वर्ड में किन कुंजियों का प्रयोग होता है? अगर आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो किन शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? बात हो रही है MS वर्ड की। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आप डी प्रेस करते हैं डबल अंडरलाइन के लिए अगर हम MS वर्ड में बात करें तो, और अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें तो हमें डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करना होता है। राइटर में होता है, याद रखना है, कंट्रोल के साथ में डी हम प्रेस कर सकते हैं। तो आज का क्लास बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आया होगा। क्लास अच्छा लगा उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करना है। इससे पहले जो भी हमने क्लास आपको दिए हैं, जो प्लेलिस्ट हैं, वहाँ से जाकर आपको अपने अच्छे से क्लास करने हैं, तैयारी करनी है, और रेगुलर आप सभी अपने मॉक टेस्ट करते रहें। जिन बच्चों ने अभी तक CCC BYFHD एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पर अगस्त बैच आपका कल लॉन्च हो जाएगा। और जो बच्चे CCC जुलाई बैच में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी ले सकते हैं। अभी आपका जो प्राइस है जुलाई बैच का वो 449 रुपये है, तो 449 रुपये में आप एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी प्लस कंप्लीट MCQs जो चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स है वो दोनों बैच यहाँ पर एक साथ मिले हैं, जिन्हें आप केवल 449 रुपये में ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।